हे गाइस, वेलकम टू एस बिजनेस स्टडी। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। आई होप जैसे आपको बाकी के पार्ट समझ में आए हैं, ये पार्ट भी उतनी ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेनरी फ्यूल ये एक माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है, अपनी स्टार्टिंग एज में। फिर उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बुक में लिखे, जो कि 1960 में पब्लिश हुई थी। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इनके जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। 14 प्रिंसिपल्स में से जो पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड इज अथॉरिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ इंटरेस्ट, सेवेंथ remuneration, 8th centralization, 9th scalar chain, 10th order, 11th equity, 12th stability, 13th initiative and 14th e-spirit de corps। तो चलिए हम इनका पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क का। अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? पहले हम डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब पढ़ते हैं, फिर हम प्रिंसिपल के अंदर जाते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है जब हम काम डिवाइड कर लेते हैं इक्वली लोगों के बीच। सपोज़ आपको एक काम दिया गया है, आप 2 जने हैं। अगर उस काम को सिर्फ एक जना करे तो ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लगेगा, दोनों मिलके करेंगे तो कम टाइम लगेगा। एक और केस लेते हैं, सपोज़ एक ही जना कर रहा है तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, और 2 जने करेंगे तो थोड़ी कम मेहनत लगेगी, दोनों का काम और भी जल्दी होगा, दोनों एफिशिएंट रहेंगे। तो वही है डिवीजन ऑफ वर्क, यही कहता है कि जब हम काम को डिवाइड कर लेते हैं तो हम एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा काम को डिवाइड कर देना चाहिए कि सबऑर्डिनेट्स में, कि ये काम इस सबऑर्डिनेट को करना है, ये काम इस सबऑर्डिनेट को करना है, ताकि एफिशिएंसी बनी रहे और इफ़ेक्टिवनेस बनी रहे, और कन्फ्यूजन्स ना हो ड्यूटीज़ को लेके कि किसको क्या काम करना है, वरना तो कोई भी कुछ भी काम उठा के करना शुरू कर देगा। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क की ये इम्पॉर्टेंस है कि काम को डिवाइड कर देना चाहिए ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो और ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का प्रॉपर बैलेंस बना रहे। तो चलिए अब हम दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जो कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर। आप अथॉरिटी को पावर से समझ लीजिए, ठीक है। सपोज एक मैनेजर है, एक सब, जैसे आपको इमेज में लग रहा है, ठीक है। मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को दी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम को करने की, कि सपोज एक XYZ सबऑर्डिनेट है और एक ABC मैनेजर है, तो ABC ने XYZ को क्या दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मुझे ये काम करके दो तुम। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी पर उसे पावर ही नहीं दी, उसे काम करने जितनी उसको रिक्वायर है पावर, उसको कुछ इनिशिएटिव्स भी तो देने पड़ेंगे, कुछ को इंसेंटिव्स भी तो देने पड़ेंगे उसे, कि ताकि वो काम उस काम को पूरा कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने इंसेंटिव दिए नहीं तो काम पूरा होगा नहीं। तो इसलिए अथॉरिटी देना भी, पावर देना भी, इंसेंटिव्स देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र की, उसके अकॉर्डिंग। दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही पावर हमें अपनी सबऑर्डिनेट को देनी है। अगर हमने ज़्यादा पावर दे दी सबऑर्डिनेट को तो भी क्या होगा, वो अपनी पावर्स का गलत मिसयूज़ करेगा। अगर हमने कम दे दी तो काम जो है वो एफिशिएंटली नहीं होगा, और जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको फुलफिल करने में दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में एक परफेक्ट मैच होना चाहिए। तो उसने अथॉरिटी दी सबऑर्डिनेट को मैनेजर ने, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी, ठीक है। पर पर अकाउंटेबल कौन होगा? अब काम पूरा हो गया, जो भी उसका रिजल्ट आया उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैनेजर ही होगा, क्योंकि आखिर में काम तो उसका था ना। हालांकि उसने आगे जाके टाला, किसी और को दिया, अपने सबऑर्डिनेट को दिया, पर काम करने की ड्यूटी तो उसकी थी। तो जितने भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जितना भी उसका रिजल्ट होगा, वो सारा किसके ऊपर जाएगा? वो सारा मैनेजर के लिए जाएगा, ठीक है। वो मैनेजर ही उसके लिए अकाउंटेबल होगा, मैनेजर ही उस रिजल्ट के लिए जिम्मेदार होगा। अब भले ही रिजल्ट कोई भी हो, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट हो। हालांकि मैनेजर जो है वो आगे बाद में जाके स्कोर कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट को, बट जो उस काम के लिए आखिर में जिम्मेदार होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के उस काम के लिए, वो कौन होगा? वो मैनेजर ही होगा। अब हम पढ़ते हैं डिसिप्लिन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
किसी भी फर्म में या कहीं भी जगह डिसिप्लिन होना, तो मतलब हम कह सकते हैं डिसिप्लिन तो एक बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी जगह का। क्योंकि किसी भी अगर कहीं भी डिसिप्लिन नहीं होगा तो काम जो है एफिशिएंटली हो ही नहीं सकता, हमेशा कुछ ना कुछ क्योस होता ही रहेगा। तो इसलिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन से कन्फ्यूजन्स अवॉइड कर सकते हैं हम, डिसिप्लिन से हमारा काम थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा टाइम, और हमारा काम इफेक्टिव और एफिशिएंसी का जो अल्टीमेट गोल है वो तो अचीव फिर कर ही लेगा। तो डिसिप्लिन एक तरीके का बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और डिसिप्लिन मेंटेन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड आता है यूनिटी ऑफ कमांड। सपोज है और आप हैं, आपकी मम्मी ने कहा जा सिलेंडर उठा के यहाँ रख दे, आपके पापा ने ये ऑर्डर दिया कि एक गिलास पानी भर के पिला दे। तो आप कंफ्यूज हो गए कि पहले किसका काम करूँ मैं, पहले मम्मी का काम करूँ या पहले पापा का काम करूँ। तो यूनिटी ऑफ कमांड भी यही कहता है कि जब भी मैंने जैसे बताया कि हम ऑर्गेनाइजेशन को हम अपनी डेली लाइफ समझ के करेंगे तो हमारे लिए बिजनेस बहुत ईजी हो जाएगी। तो वैसे ही जैसे हमने अभी देखा कि कमांड सिर्फ एक तरफ से आना चाहिए, ऑर्डर अगर एक तरफ से आता तो शायद आप अच्छी तरीके से काम कर लेते उस एक काम को। तो हमेशा याद रखना है हर सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से काम मिलना चाहिए, एक ही सुपीरियर से कमांड आना चाहिए। यही हमारा यूनिटी ऑफ कमांड कहता है। यूनिटी का मतलब एक कमांड, तो आपको पता है एक कमांड ही मिलना चाहिए, एक ऑर्डर ही मिलना चाहिए किसी भी सबऑर्डिनेट को सुपीरियर से, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में फंस ना जाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ यानी कि वो अब एक का कमांड सुनेगा, सपोज एक सुपीरियर का कमांड सुना तो दूसरे सुपीरियर को बुरा लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हेनरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक सबऑर्डिनेट को एक ही उससे ऑर्डर्स मिलने चाहिए सुपीरियर से। हाँ, हालांकि ये हो सकता है कि पांच सबऑर्डिनेट्स को एक से कमांड मिल रहा है, ये केस पॉसिबल है, बट आपको दो सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को नहीं दे सकते कमांड, ठीक है। जैसा इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच। एक जगह तो एक सुपीरियर तीन सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे रहा है तो ये एक राइट अप्रोच है, हाँ ठीक है, उनके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। पर अगर हम दूसरी हैंड देखें, दूसरी जगह देखें, तो एक रॉन्ग अप्रोच के अंदर दो सुपीरियर्स हैं और तीन सबऑर्डिनेट्स को कमांड दे रहे हैं, और वो भी मिसमैच से। तो ये अप्रोच रॉन्ग है, ठीक है। इससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कभी नहीं कर सकती। तो हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल हमें दिमाग में रखना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और एक सुपीरियर को सिर्फ एक सबऑर्डिनेट को सिर्फ एक सुपीरियर से ही ऑर्डर्स मिलने चाहिए। अब हम आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, जो सारे इंडिविजुअल्स हैं, सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सारे पर्सनल हैं, उन्हें एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन का सपोज एक बेसिक गोल है कि उसे अपनी कॉस्ट कम करनी है, तो ऐसे नहीं एक जना फिर क्या कर रहा है, एक जना क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर रहा है जिससे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं अपने आप में, ठीक है। एक जना फिर उस पर क्वालिटी पे वर्क कर रहा है और एक जना कॉस्ट पे, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दोनों में मिसमैच होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बेसिक गोल है वो भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो हमेशा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए ताकि हम अपने गोल्स ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा टाइमली, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये कहता है मैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हमें एक ही राह पे चलना चाहिए। अब इसको आपकी डेली लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। सपोज आपका सिक्स्थ में सपना था दैट यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना। एट्थ में हुआ कि आपको इंजीनियर बनना है, 10th में हुआ पायलट बनना है। तो ये क्या हुआ, ये आपके गोल्स बार बार चेंज हो रहे, तो आप एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं चल रहे, ठीक है। तो आपको अपना अल्टीमेट गोल ही नहीं पता, ठीक है। आप ये बेसिक गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, आप सेट नहीं कर पाएंगे गोल्स, तो कैसे अचीव कर सकते हैं जो आपका अल्टीमेट गोल है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल एक बार सेट कर लिया उसी डायरेक्शन में सभी को मूव करना चाहिए। बार बार ना तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स चेंज करने चाहिए और ना ही मल्टीपल गोल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इंटरेस्ट, इस प्रिंसिपल को अगर हम पूरा नाम देखें तो इसका नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी हर इंडिविजुअल अपने अपने बारे में तो सोचता है ही,
ऑर्गेनाइजेशन भी अपने अपने बारे में सोचती है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमेशा जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है उसे सबॉर्डिनेट रखना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्यों? अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फुलफिल हो गया तो ऑटोमेटिकली सबॉर्डिनेट्स का जो इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। जो उन्हें बोनस की उम्मीद है उन्हें बोनस मिल जाएगा, उन्हें जो पेड लीव्स की उम्मीद है उन्हें पेड लीव्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि सबॉर्डिनेट इंटरेस्ट को या इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप फुलफिल हो जाएंगे जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, जब हमारे जनरल इंटरेस्ट, जब ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट फुलफिल होने शुरू हो जाएंगे। रेम्यूनरेशन, हमें एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन देना चाहिए, लगातार रेम्यूनरेशन देना चाहिए, हर एक इंटरवल पे देना चाहिए रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता क्या है? इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए आप। बोनस और वी कैन से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी के अलावा जो भी अमाउंट मिलती है दैट इज़ रेम्यूनरेशन। ये ज़रूरी क्यों है? एक तो ये उनको फाइनेंशियल हेल्प तो प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक तरीके का मोरल सपोर्ट उनको बिल्ट होता है उनका। तीसरी चीज़ उन्हें मोटिवेशन मिलता है, और चौथी चीज़ वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम तक बने रहने की इच्छा जताते हैं क्योंकि उन्हें इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं। आज आप देख लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्यों सब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आगे के इंसेंटिव्स बहुत हैं, बोनसेस हैं, ठीक है ना, पेड लीव्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर में वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है, और इंसेंटिव्स एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर थोड़े कम है। तो रेम्यूनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी, ठीक है, हमारी स्टाफिंग की प्रोसेस है जो एक मैनेजमेंट की उसमें भी, और साथ में ये एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करने में हमारी बहुत मदद करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने लगभग 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्यूल ने दिए थे वो पढ़ने। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।